हमसे बोला गया फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में ना कुछ और एडिशनल चीजें मान लेते हैं। लेट इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है और जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल एन है। ठीक, पहले ही बताओ ये जो लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ बड़े वाली कॉइल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ छोटे वाली कॉइल, इसका मतलब कि हम इसके कंपैरिजन में इसके एरिया को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। पहली बात। एक चीज और बताओ, इनमें से कल बताया था कि एक को प्राइमरी चूज करना और एक को सेकेंडरी चूज करना है। प्राइमरी वो वाली मानेंगे जिसमें करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी वो वाली मानेंगे जिसमें हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बोलो क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी, ऐसे बोला था हम लोगों ने। अब इन दोनों में से देखो करंट किसी में भी नहीं है, किसी भी एक चीज में करंट फ्लो करा दो। करंट फ्लो ऐसा कराना है कि आपको उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए उस वाले पॉइंट पर जहां दूसरी कॉइल रखी हुई। तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स याद करने हैं। स्टेप नंबर 1, किसी भी एक कॉइल में करंट मान लो, अपनी मर्जी से क्लॉक एंटी क्लॉक, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा स्टेप, जिसमें करंट माना है उसके कारण उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो जहां पर दूसरी कॉइल रखी गई है। तीसरा स्टेप, टोटल फ्लक्स निकाल लो। चौथा स्टेप, डिवाइडेड बाय आई कर दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। अब हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट क्या है? इस वाले में करंट मान लेते हैं जो कि ये कोसेंट्रिक रखे हुए है ना, दोनों के सेंटर एक ही पे लाई कर रहे हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बड़े वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। और अपन ये मान के चल सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कॉमन मतलब थ्रू आउट क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका एरिया नेग्लिजिबल है ना, बोलो रे। पहली बात बताओ। अब इस वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ यहाँ पर कितना है? जल्दी बोलो। B1 दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू n इनटू नहीं, म्यू नॉट इनटू I बाय 2r, सेंटर पे ना। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए बाहर, जो ये छोटे वाला कॉइल है इसका एरिया वेक्टर भी बाहर ही मान लो। तो दोनों में एंगल बोलो। फ्लक्स बोलो, फ्लक्स B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1, B की वैल्यू अभी निकाली है। अब बताओ BA कॉस थीटा में एरिया कौन सा होता है? वो वाला एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। तो एरिया कौन सा लेके चले? हाँ, पहले ये रखो B की वैल्यू एंड म्यू नॉट I बाय 2 इंटू A। अब एरिया की वैल्यू बोलो, पाई B स्क्वायर। ये तो बाबा एक में आया ना, ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है? n, तो इंटू है। ठीक, अब ये टोटल फ्लक्स आ गया बच्चों। टोटल फ्लक्स को क्या करो? I से डिवाइड कर दो, I को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ से I हटा दो, I विल कैंसिल आउट। तो बोलो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बना? म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई B स्क्वायर बाय 2 इंटू A। जल्दी बताओ आया नहीं आया समझ में? डन बच्चों। एक और सिस्टम देखो आप लोग, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है और ये हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक, और इसके पास मान लो L दूरी पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसकी साइड है A। ठीक, एक इनफाइनाइट वायर है और एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। क्या मैं इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ? सबसे पहले बताओ कौन सी कॉइल को प्राइमरी मान? इसको प्राइमरी मान। इसको प्राइमरी मानते हुए क्या मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा ना, वो ध्यान से देख क्या निकलेगा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? सारे बोलो। इंटीग्रेशन करना सिखाया था, बोलो कैसे? x पे जाके dx की एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेंगे। तो यहाँ पे x पे जाके क्या मान लो? एक छोटा सा स्ट्रिप dx। अब ध्यान से बोल, इस छोटे से स्ट्रिप में कितना फ्लक्स? सब बच्चे बोलो। इसमें करंट मान लिया है, तो बोलो d5 की वैल्यू, d5 b इंटू a, b की वैल्यू अंदर है। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का स्क्वायर कॉइल का भी एरिया कहाँ मान लो? थीटा की वैल्यू। तो b की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये छोटी सा स्ट्रिप का एरिया बोलो,
a इंटू डी एक्स, अरे नहीं आया, a इंटू बोलो कहां से कहां लिमिट, L से L प्लस से, L से तुझे नहीं लगता टोटल फ्लक्स आ जाएगा? टोटल फ्लक्स को I से डिवाइड कर दो, तुम्हें नहीं लगता म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया? अरे हाँ ना बोलो, इजी है टफ है? पक्की बात। अब एक स्टैंडर्ड तरीका सुनो, ये हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हो और आप कर भी सकते हो। सिंपली क्या याद रखना है आपको कि सबसे पहले जो सिस्टम है वो सिस्टम में करंट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो मान लो, ऐसे मानो कि उस वाले जिसमें भी करंट फ्लो कराओगे उसको प्राइमरी कॉइल कंसीडर करना, ऐसे मानना कि उसमें आप लोग इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि ये हम लोगों ने सारे सिस्टम पढ़े हुए थे। फिर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा तो उस दूसरी वाली कॉइल में फ्लक्स निकाल दो, फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स को n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो छोड़ दो, उसको क्या करो I से डिवाइड कर दो, फ्लक्स बाय I म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गया। अब एक चीज और बताता हूँ और ये प्रूव भी करा देता हूँ कि इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस, पूरे सिस्टम का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा ना वो कांस्टेंट रहता है, यानी M PS निकालो, PS का मतलब प्राइमरी कॉइल का ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल का ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, यानी मैं इसमें करंट को बहाऊं तो भी या इसमें करंट को बहाऊं तो भी विल फाइंड आउट कि जो M होता है ना दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो किस कॉइल में करंट फ्लो करा रहे उस पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। हमारे सिलेबस में ना सोलेनॉइड के केस में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आई टेल यू कैसे होता है। अभी हमें क्या करना है, एक सोलेनॉइड लेना है, उसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड को कोएक्सियली प्लेस कर देना है, एक के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना दूसरे में, फिर दूसरे के कारण निकालना है पहले में, तो विल फाइंड कि दोनों के कारण जो M12 और M21 आएगा ना दैट विल रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में? तरीका अभी भी वही रहेगा, एक में करंट को फ्लो करा दो और दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। बात समझ में? अब हमने क्या किया बच्चों, हमें सोलेनॉइड के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। मान लो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, दिस इज सोलेनॉइड नंबर 1, ठीक। इसकी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हम लोगों ने मान ली L, इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए हम लोगों ने N1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लिया हम लोगों ने N, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने मान लिया A1। बात समझ में? और लेंथ L हो गई, जल्दी बोलो इनमें क्या हो जाएगा, N1 दिस इज इक्वल्स टू N1 इनटू N, ठीक। इसके कोएक्सियली हमने एक और सोलेनॉइड को इस पे वाउंड कर दिया, ठीक है बच्चों। ये सोलेनॉइड नंबर 2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिए N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लिया हम लोगों ने स्मॉल n2, लेंथ अभी भी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया, और अभी भी रिलेशन क्या बच्चों, N2 दिस इज इक्वल्स टू N2 इनटू L। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये मान के चल रहे हैं कि लेट A1 इज लेस देन A2, और देख के भी लग रहा है नीले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काले वाले के कंपैरिजन में छोटा है। दैट अब जल्दी बताओ किसको 1 माने किसको 2 माने। इसमें मान ले 1, ठीक। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेशन देगा, करंट चेंज होगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, आई हमने बोला है नीले वाले में, तो नीले वाला बना मेरे लिए प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, और ब्लैक वाला बना मेरे पास सेकेंडरी। बात समझ में? अब एक बात याद रखो, जिसमें करंट दिया क्या मैग्नेटिक फील्ड उसी में बनने वाला है? अरे हाँ है ना बोलो भाई, जिसमें करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड उसी के कारण तो होगा। तो चलो, तो B1 बोलो, B1 बोलो, म्यू नॉट इनटू N1 इनटू I, सही है। इसमें I1 करंट है तो I1 ही मान लो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अरे हाँ ना बोलो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास सोलेनॉइड में। चलो अब फ्लक्स किस में निकालना है हमें, सेकंड में, फ्लक्स सेकंड में निकालना है। ध्यान से देखो, फ्लक्स सेकंड में क्या हो जाएगा, B1 इनटू एरिया, एरिया कौन सा लेके चले, A1 या A2? याद कर, BA cos थीटा में एरिया वह होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक छोटा एरिया और एक, तो कौन से एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा,
छोटे वाले के अंदर, कौन से अंदर, तो छोटे वाले का एरिया देखो A1 नहीं आया, डन। तो फ्लक्स ये एक लूप में है, अब इसको n लूप में करने के लिए क्या करो, n से मल्टीप्लाई, किसके n से मल्टीप्लाई करूं, कैपिटल N1 स्मॉल कैपिटल N2, कैपिटल N2, क्योंकि फ्लक्स हम सेकंड में निकाल रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स देखो सेकंड में क्या हो गया बच्चों, N2 इंटू B1 इंटू A1। चलो N2 की वैल्यू रखो छोटे n की टर्म्स में, N2 इंटू L, B1 की वैल्यू रखो म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 इंटू एरिया A1, नहीं आया बच्चों, ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स आ गया तो क्या करो, I से डिवाइड कर दो, तो चलो फ्लक्स इन सेकंड बाय 1, I1 से डिवाइड कर दो तो I1 विल कैंसिल आउट, तो विल गेट म्यू नॉट N1 N2 L A1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, किसमें आया बच्चों, सेकंड कॉइल में, किसके कारण आया, 1 के कारण। ध्यान से देख, तुझे नहीं लगता ये कुछ वैसे ही जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, L इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू n स्क्वायर इनटू a इनटू l, वहां पे n स्क्वायर था, यहाँ पे n1 इनटू n2 आ गया, है ना, बोलो नहीं आया समझ में। अब थोड़ा दूसरा कन्वर्जन देखो कि अगर हम लोगों ने अब पहले 1 में करंट दिया था, अब 2 में करंट दे दो, अगर 2 में करंट दे दिया हम लोगों ने तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनेगी, 2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड इन 2, बोलो जल्दी, म्यू नॉट इनटू N2 इनटू I2। अब सेकंड में करंट दे रहे हैं ना, तो सेकंड में करंट मान लो I2 है हमारे पास, ठीक। फ्लक्स किसमें इंड्यूस होगा, पहले वाली में, अरे हाँ है ना बोलो। लेकिन अभी भी चेक करो पहले वाली और दूसरे वाली का एरिया कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में 100% होगा ही होगा, A1, अभी भी A1 ही होगा। तो बोलो टोटल मतलब फ्लक्स, बोलो फ्लक्स इन 1 B2 इंटू A1 इंटू cos 0, एंगल वही मान के चलेंगे, चलिए डन। अब ये तो एक कॉइल में आया है, अब हमें क्या निकालना, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए कैपिटल N1 से मल्टीप्लाई करो कैपिटल N2 से, N1 क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं, तो बोलो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, N1 इंटू B2 इंटू A1। चलो N1 की वैल्यू रखो यहाँ से, N1 इंटू L, B2 की वैल्यू रखो म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2 इंटू A1, ये फ्लक्स इन 1 टोटल आ गया। क्या इसको I2 से डिवाइड कर दो, जो करंट था, तो I2 से डिवाइड कर दे तो I2 वहां से खत्म हो जाएगा बच्चों। देखो M12 कितना आया बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 A इंटू A1 इंटू L। ध्यान से देखो यहाँ से M21, वहां से देखो M12, अभी भी सेम आ रहा है। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इन सब पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है। और एक बार जो सिस्टम बना दिया वो थ्रू आउट क्या रहता है, सेम। अब कई बार ये फॉर्मूला बड़ा जनरली यूज कर लेते हैं हम लोग, बहुत जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस है तो रियलिटी में हमारे सिलेबस में ये डिफाइन किया गया है। बट ऐसा नहीं कि हम किसी भी सिस्टम का नहीं निकाल सकते, तरीके अभी भी वही है। सबसे पहले करंट निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, टोटल फ्लक्स निकाल दो, I से डिवाइड कर दो, विल गेट मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात। ध्यान से देखो, याद क्या करना है, जिसमें करंट दौड़ाया है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होगा, उसका टोटल फ्लक्स निकाल दो, डिवाइडेड बाय I कर देना, यू विल गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। 1 का 2 में कराओ, 2 का 1 में कराओ, यू विल फाइंड कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आई बच्चों? जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, आप पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इन शॉर्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था। अगर L1 L2 L3 सीरीज में लगाए तो नेट इक्विवेलेंट बोलो L1 प्लस L2 प्लस L3, पैरेलल में लगाए तो L1 L2 बाई L1 प्लस L2। छोटा सा प्रूफ में देख लो एक बार, इधर देख, मान लो कि मेरे पास ये एक इंडक्टर है L1 और ये इंडक्टर है L2, ठीक। करंट जा रहा है I, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अभी कल ही सिखाया है हाउ टू कैलकुलेट VA माइनस VB। बोल कैसे करते हैं, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या मान लो, प्लस माइनस। अरे हाँ है ना बोलो, तो यहाँ से यहाँ चलो, VA प्लस से माइनस माइनस, यहाँ पे L1 मान लो, यहाँ पे तो L1 को क्या मतलब यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, L1 DI/dt, L1 DI/dt। अब DI/dt जो भी लिखोगे भी साइन लिख देना,
इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, प्लस से माइनस माइनस L2 इंटू डी आई बाई डी टी। कहाँ पहुंचे बच्चों? VB। तो VA माइनस VB बोलो, L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। चलिए बहुत सुंदर। सोच मुझे इनको हटा के एक लगाना है सच दैट कि जो काम ये दोनों मिलके करे वो अकेला करे। तो क्या मैं उसी को L इक्विवेलेंट बोलता हूँ बच्चे? सीरीज लगी हुई है, आ जाओ। तो यहाँ पे करंट अभी भी वही है, पॉइंट ए ये रहा आपके पास, ए ये रहा आपके पास। जल्दी बोलो, VA माइनस VB बोलो, क्या लेके डायरेक्ट L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। मुझे नहीं लगता है VA माइनस VB बराबर होना चाहिए, तो इक्वेट कर दो। ध्यान से देख, डी आई बाई डी टी कैंसिल आउट होता दिखाई देगा, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? L1 प्लस। अब सुनो, अब रियलिटी में क्या होता है आई टेल यू वन थिंग। वैसे तो जनरली हमारे लिए ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है यहाँ तक, बट कभी कभार आप लोगों को ना एक नया इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है इसलिए बताऊं। जब इसमें करंट होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तुझे नहीं लगता इसके कारण इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होना चाहिए? अरे बोल भाई। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। तो कई बार ये L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ना आप लोग ये देखोगे, L1 प्लस L2 माइनस 2 है। हमारे लिए जनरली जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो यहाँ से निपट जाएंगे, बट कभी कभार अगर आपको ऑप्शन में एमसीक्यूज में दिखाई दे जाए वो वाला ऑप्शन, तो उसको टिक कर देना, ठीक? नहीं दिखाई दे तो ये वाला। बात समझ में? वो क्यों हुआ बात समझ में? क्योंकि इनका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसका भी होगा, बट अभी अभी देखा पूरा सिस्टम बन गया तो इसके कारण इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होने वाला है। सिमिलरली इसके कारण भी इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होने वाला है, तो उसको माइनस करना होता है। बट जनरली हमारे लिए ये काम चल जाता है। आप वही लगाओ, अगर पैरेलल हो गए तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पैरेलल हो गए तो क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये A है और ये B, इसमें करंट I1 चला गया और इसमें करंट, अरे बोलो भाई, यहाँ पे L1 की वैल्यू बोलो, यहाँ पे L2, तो बोलो यहाँ के क्रॉस क्या करना है हम लोगों को? I1 प्लस I2 लिख दूँ यहाँ पर? अरे बोलो यार, I दिस इज इक्वल्स टू I1 प्लस, और फिर हमें इसका क्या बनाना है? इक्विवेलेंट। जल्दी बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस A इंटू B। अब एक बार बताओ मुझे क्या निकालना? मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 की वैल्यू। तो रियलिटी में I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, dI1 by dt दिस इज इक्वल्स टू V by L1। इसके यही लिख सकते हैं ना हम लोग। L by dt क्या है? वोल्टेज अक्रॉस V, इसके इंडक्टर, तो V1 बोल दो इसको, तो ये तो लिख सकता हूँ मैं L1 di by dt। बोलो रे, नहीं है? तो यहाँ से dI1 by dt निकाल दो, वो क्या आ जाएगा? V1 by L1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 जो कि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V by L2। पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V मान लो, तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V L1 di by dt, di1 कर लो इसको भले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V दिस इज इक्वल्स टू L2 di2 by dt। अरे हाय ना बोलो रे। अब यहाँ से देख di1 by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by L1। di2 by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by L2। पक्की बात ना? अब ध्यान से देख, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 तो है, नहीं है? तो di1 by dt को क्या लिख सकता हूँ मैं? di1 by dt प्लस di2 by dt। अरे यही तो रेट ऑफ चेंज चलेगा इसमें, तो वही रेट ऑफ चेंज इसमें होना चाहिए। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? di by dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग? V by L इक्विवेलेंट। नहीं है बच्चों, यहाँ से di by dt की वैल्यू V by L इक्विवेलेंट यहाँ पे रख दो। चलो V by L इक्विवेलेंट बोलो कितना आ गया? V by L1 प्लस V by, ध्यान से देख V कैंसिल आउट, नहीं है? तो 1 by L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है? 1 by L1 प्लस। इन शॉर्ट्स आपको याद क्या रखना है कि रजिस्टर और इंडक्टर डिट्टो सेम, कैपेसिटर उसका उल्टा वर्जन है। दैट्स इट। बात समझ में? चलिए भैया आज की कक्षा को समाप्त करते जाएं।